चलिए बच्चों, हम लोग फोटोसिंथेसिस का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। आपको इस लेक्चर में पढ़ना है बेसिकली C4 साइकिल। ठीक है, हम लोगों ने C3 साइकिल पढ़ा, C3 साइकिल के बाद फोटो रिस्पायरेशन पढ़ा और फोटो रिस्पायरेशन के बाद अब हम C4 साइकिल या इसी C4 साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैग साइकिल भी कहते हैं। ठीक है, हैच एंड स्लैग साइकिल। ठीक, तो हैच एंड स्लैग साइकिल तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हैच एंड स्लैग ने इस साइकिल को कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया था। C4 साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रोसेस में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है, एक 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। इसी वजह से इसे हम C4 साइकिल कहते हैं। जो सारी चीज़ें आप अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो पहले तो कुछ फैक्चुअल बातें कर लेते हैं हम लोग C4 साइकिल के बारे में जो आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, तो C4 साइकिल ऑफ डार्क रिएक्शन है, इसे हम हैच एंड स्लैग साइकिल कहते हैं क्योंकि हैच एंड स्लैग ने इस पूरे साइकिल को डिस्कवर किया था। ठीक है, डिस्क्राइब किया था। हम इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड देख रहे हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम C4 साइकिल भी कहते हैं इसे और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। तो यानी C4 साइकिल का आपने देखा 2 नाम और है, हैच एंड स्लैग साइकिल और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्लियर है, ये पूछता है सीधे, यहीं से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं कि भाई ये C4 साइकिल, C4 प्लांट्स हमने पढ़ा भाई ये कैल्विन साइकिल होता है। कैल्विन साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है। तो जब C3 प्लांट्स थे, C3 साइकिल था, एक मैकेनिज्म था कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने का, तो ये फिर C4 साइकिल क्यों इवॉल्व हुआ? तो नेचर में अगर ये C4 साइकिल आया है मतलब कोई वजह होगी, कोई ठोस वजह होगी, कोई जिसकी वजह से ये C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए। क्लियर है ना? तो वो थोड़ा हम लोग वजह समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया था कि जो C3 प्लांट्स हैं, उन C3 प्लांट्स में यानी कैल्विन साइकिल के दौरान जो रुबिस्को एंजाइम जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन देखिए करता है, वो रुबिस्को एंजाइम बेसिकली डुअल नेचर का होता है। क्या होता है? डुअल नेचर का होता है। तो वो रुबिस्को एंजाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है? कैल्विन साइकिल करता है। क्या करता है? कैल्विन साइकिल करता है। ठीक है, और ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे C4 प्लांट्स आए। ठीक, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गया, भाई कैल्विन साइकिल कब कर रहा है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, जब मोर CO2 है तो ये रुबिस्को कैल्विन साइकिल कर रहा है। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, मोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो ऑक्सीजन ज़्यादा होने और लाइट ज़्यादा होने की वजह से कहीं प्लांट में फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज या सोलराइजेशन ना हो, इसलिए पौधे की मजबूरी हो जाती है। वो क्या करता है? वो करने लगता है फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटो रिस्पायरेशन को और क्या कहते हैं हम इसे PCO साइकिल भी कहते हैं या इसी को हम C2 साइकिल भी कहते हैं, जो हम लोग पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब ये जो फोटो रिस्पायरेशन है, हमने देखा कि ये फोटो रिस्पायरेशन भाई एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें ATP बनना तो छोड़िए, उल्टे ATP कंज्यूम हो जाता है। यानी ये एक नेगेटिव प्रोसेस है, वेस्टफुल प्रोसेस है जो C3 प्लांट्स कर रहे हैं। जो कौन कर रहे हैं? C3 प्लांट्स परफॉर्म कर रहे हैं, मजबूरी में लेकिन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि भाई अगर ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया और लाइट भी सफिशिएंट है तो उस हाई ऑक्सीजन और लाइट कंडीशन में कहीं जो सेलुलर कंपोनेंट्स हैं उनका सोलराइजेशन या फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज ना हो, उससे बचाने के लिए भाई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो रुबिस्को कहता है कि चलो भाई CO2 नहीं सही तो ऑक्सीजन ही यूज़ करके हम ऑक्सीजनेशन करते हैं, प्रोसेस को रोकते नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज या सोलराइजेशन से प्लांट बच जाता है। ठीक, तो अब सोचिए कि ये फोटो रिस्पायरेशन जो कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है, अगर कुछ ऐसा हो कि ये फोटो रिस्पायरेशन ना करना पड़े, आप सोचिए
भाई आप ऐसे समझिए ना कि आप अगर चाहते हैं कि ओवरऑल आपका आउटपुट ज़्यादा आए तो जो आपके लॉसेस हैं उन लॉसेस को आप कम करना चाहेंगे, तो फोटो रिस्पायरेशन एक तरह से कैल्विन साइकिल का लॉस है ना। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि कुछ ऐसे प्लांट्स इवॉल्व कर दें जिनमें फोटो रिस्पायरेशन हो ही ना, फोटो रिस्पायरेशन हो ही ना, तो क्या होगा, तो जो फोटोसिंथेसिस की इफ़िशियंसी है, जो प्लांट की इफ़िशियंसी है फोटोसिंथेसिस करने की, वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो आप समझिए कि इस फोटो रिस्पायरेटरी लॉस को अवॉइड करने के लिए ही नेचर में जो C3 प्लांट्स थे, आप समझिए कि नेचर में जो इनिशियली C3 प्लांट्स थे, उन C3 प्लांट्स से एक नए प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ, नए प्लांट्स का इवोल्यूशन हुआ। किसका हुआ, C4 प्लांट्स। यानी कोई पूछे आपसे कि पहले कौन से प्लांट्स थे, तो पहले कौन थे, C3 प्लांट्स, पहले कौन थे, C3 प्लांट्स। और इन C3 प्लांट्स के बाद कौन आए, C4 प्लांट्स आए, ठीक है। और ये इवॉल्व हो गया, इवोल्यूशन, कुछ अच्छी चीज़, वो अच्छी चीज़ क्या थी कि C3 प्लांट्स में फोटो रिस्पायरेशन होता था, जबकि C4 प्लांट्स में यही फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। यानी अब आप कह सकते हैं कि जो एक फोटो रिस्पायरेटरी लॉस था C3 प्लांट्स में, ऐसा कोई फोटो रिस्पायरेटरी लॉस C4 में नहीं होगा। तो जो C4 प्लांट्स होंगे ये ज़्यादा इफ़िशियंट प्लांट होंगे। क्लियर है ना। और यही तो इवोल्यूशन होता है कि नेचर हमेशा अपने आप को अपडेट करता है, हमेशा अपने आप को अपग्रेड करता है, यानी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करता है, ठीक है। तो C3 प्लांट्स की यही कमी थी कि वो फोटो रिस्पायरेशन करते थे और फोटो रिस्पायरेशन की वजह से एक वेस्टफुल प्रोसेस परफॉर्म करते थे, तो एक तरह से पौधे की ओवरऑल इफ़िशियंसी घट जाती थी। तो इसलिए पौधों ने एक नया, आप कह सकते हैं, इवोल्यूशन हुआ, और उस इवोल्यूशन में ए न्यू ग्रुप ऑफ प्लांट्स इवॉल्व हुए जिन्हें हम C4 प्लांट्स कहते हैं, जिनमें कुछ ऐसे फीचर्स थे जिन फीचर्स की वजह से फोटो रिस्पायरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्लियर है ना। तो एक बात पहले यहाँ आपको समझ लेना था कि C3 प्लांट्स से ही C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए। क्यों इवॉल्व हुए, टू अवॉइड फोटो रिस्पायरेटरी लॉस, ठीक। तो इतना बात समझ में आ जाना चाहिए और ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई C3 प्लांट्स और C4 में कोई पूछे ज़्यादा इफिशिएंट कौन है, तो आप तुरंत झट से बताओ कि C4 ज़्यादा इफिशिएंट होगा, क्योंकि C4 फोटो रिस्पायरेशन नहीं करता है, इसीलिए तो इवॉल्व हुआ, वरना C3 से तो काम चल ही रहा था, ग्लूकोज तो बन ही रहा था, ठीक है। चलिए, तो चलिए इसी पॉइंट को और थोड़ा हम डिटेल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो पहले तो कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हम देख लेते हैं। Kortsack and Hart first observed a 4-carbon compound oxaloacetic acid is formed during dark reaction in sugarcane leaves. sugarcane leaves यानी गन्ने की पत्तियों में Kortsack और हार्ट ने सबसे पहले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, ये चीज़ खोजा। लेकिन C4 साइकिल से बनता है या C4 साइकिल क्या होता है, उसको Kortsack और हार्ट ने नहीं बताया था। उसको डिटेल किसने बताया, हैच एंड स्लैक, विच वॉज फर्दर डिटेल्ड बाई हैच एंड स्लैक। इसीलिए C4 साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल। तो हैच एंड स्लैक ने C4 साइकिल को जो डिटेल किया था वो मेज और शुगर केन लीव्स में किया था, ठीक है। मेज भी यूज़ किया था इन्होंने, जबकि Kortsack और हार्ट ने देखिए सिर्फ ये शुगर केन लीव्स में बताया था कि भाई एक 4 कार्बन कंपाउंड बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जिसे हम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड कहते हैं। कैसे बनता है, क्या साइकिल है, ये सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन किसने दिया, हैच एंड स्लैक ने। इसीलिए C4 साइकिल को हम क्या कहते हैं, हैच एंड स्लैक साइकिल, ठीक है। ये तो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। अब थोड़ा देखते हैं कि भाई कैसे ये इफ़िशियंसी बढ़ा रहा है, जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा अगर आप ध्यान दीजिए, आप दीजिए, तो यहाँ पे देखिए एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको मालूम है कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन फोटोलिसिस ऑफ वाटर से निकलता है, लाइट रिएक्शन में हमने पढ़ा है। और फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहाँ होता है, ग्रैना वाले रीजन में। ग्रैना वाले रीजन में ही देखिए लाइट रिएक्शन होता है। तो ग्रैना वाले रीजन से लाइट रिएक्शन हो रहा है और इस ग्रैना वाले रीजन से ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकल रहा है।
ठीक है, तो ग्रेना से ऑक्सीजन निकला और स्ट्रोमा में देखिए आपका C3 साइकिल चल रहा है। इस C3 साइकिल में क्या हो रहा है कि ये क्लोरोप्लास्ट बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल, ठीक है। और ये किसकी मदद से कर रहा है? रुबिस्को एंजाइम की मदद से, ठीक है। तो ये रुबिस्को जो स्ट्रोमा में है वो कैल्विन साइकिल को परफॉर्म करने में मदद कर रहा है। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि लगातार जो ये फोटोलिसिस ऑफ वाटर ग्रेना में हो रहा है उसकी वजह से CO2 बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है? CO2 कह रहे हैं, सॉरी, ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है। भाई लगातार जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर है उसकी वजह से ऑक्सीजन बढ़ता जा रहा है। तो ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से एक समय ऐसा आ रहा है कि इस स्ट्रोमा रीजन में ढेर सारा ऑक्सीजन हो रहा है और ये ढेर सारा ऑक्सीजन क्या करेगा? इस रुबिस्को को मजबूर कर देगा कि अब ये क्या करने लगे? ऑक्सीजनेशन, या आप मतलब मजबूर तो मैं टर्म इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझिए कि रुबिस्को डुअल नेचर का है भाई। अब रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा होगा तभी कार्बोक्सिलेशन करेगा, लेकिन अब ऑक्सीजन रिलीज होते होते ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो अब ये रुबिस्को क्या करने लगा? ये करने लगा ऑक्सीजनेशन, यानी ये ऑक्सीजन को ये ऑक्सीजनेशन रुबिस्को करने लगा और ऑक्सीजनेशन बाय रुबिस्को इज कॉल्ड फोटो रिस्पायरेशन। क्लियर है? यानी जब तक ये रुबिस्को फोटो रिस्पायरेशन करता है तब तक ये कैल्विन साइकिल बंद होता है। लेकिन हमने देखा था कि फोटो रिस्पायरेशन में फिर वापस भाई कुछ ना कुछ CO2 निकलता रहता है, तो वो CO2 फिर से वापस रिस्टोर हो जाता है, ज़्यादा CO2, तो फिर से रुबिस्को कार्बोक्सिलेशन शुरू कर देता है, ठीक है। ये हम लोगों ने फोटो रिस्पायरेशन में देखा था। लेकिन फिर भी फोटो रिस्पायरेशन तो हो रहा है ना। अब भाई इस फोटो रिस्पायरेशन को हम कैसे बचा सकते हैं? कुछ ऐसा अगर हो जुगाड़, कुछ ऐसा अगर इवोल्यूशन हो कि ये ऑक्सीजन जो यहीं क्लोरोप्लास्ट में निकल रहा है रुबिस्को के आसपास, अगर ये ऑक्सीजन यहाँ ना निकले, अगर ये ऑक्सीजन यहाँ ना निकले तो क्या होगा? तो अपने आप ये रुबिस्को के कांटेक्ट में ऑक्सीजन नहीं आएगा और फोटो रिस्पायरेशन नहीं होगा। क्लियर है? और यही हुआ C4 प्लांट्स में कि C4 प्लांट्स ने अपने क्लोरोप्लास्ट को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया कि एक क्लोरोप्लास्ट ऐसा था जिसमें सिर्फ लाइट रिएक्शन हो रहा था, यानी उसमें सिर्फ ग्रेना पोर्शन ज़्यादा था, और एक क्लोरोप्लास्ट ऐसा इवॉल्व किया जिसमें सिर्फ स्ट्रोमा रीजन ज़्यादा था, मतलब वहाँ सिर्फ क्या था? डार्क रिएक्शन हो रहा था। यानी कुछ ऐसे दो तरह के क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व किए जिसमें एक में लाइट रिएक्शन होता था और एक में डार्क रिएक्शन, टू अवॉइड फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है। तो चलिए इसको आगे हम समझते हैं। तो देखिए यही जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है वही यहाँ पॉइंट मेंशन किया है। सिंस फोटो रिस्पायरेशन इज ए वेस्टफुल प्रोसेस सो C3 प्लांट्स रिड्यूस इट्स एफिशिएंसी। भाई चूँकि फोटो रिस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है इसलिए C3 प्लांट्स कम इफ़िशिएंट होते हैं। तो भाई इवोल्यूशन हुआ, नेचर में इवोल्यूशन होता रहता है, अपग्रेडेशन हुआ, तो C3 प्लांट से C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए, एक नया ग्रुप इवॉल्व हुआ C4 प्लांट्स का। ये ज़्यादा इफ़िशिएंट थे। क्यों इफ़िशिएंट ज़्यादा थे? क्योंकि बिकॉज ऑफ नो फोटो रिस्पायरेटरी लॉस, क्योंकि ये फोटो रिस्पायरेशन नहीं करते थे, तो जो फोटो रिस्पायरेटरी लॉस C3 प्लांट्स में था वो इसमें नहीं था, इस वजह से C4 प्लांट्स क्या हो गए? ज़्यादा इफ़िशिएंट। क्लियर है? लेकिन भाई कि ऐसा क्या किए जिसकी वजह से ये ज़्यादा इफ़िशिएंट हो गए या जिसकी वजह से फोटो रिस्पायरेशन नहीं हो रहा था? तो वो था कि जो C4 प्लांट्स थे उन्होंने क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म इवॉल्व किया। दो तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए गए, यानी C4 प्लांट्स में दो तरह के क्लोरोप्लास्ट पाए जाने लगे, जबकि C3 में एक ही तरह के क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक ही क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना भी है और एक ही में स्ट्रोमा। उसी क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन भी हो रहा है और उसी में डार्क रिएक्शन भी। तो लाइट रिएक्शन से निकलने वाला ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन डार्क रिएक्शन में इन्वॉल्व रुबिस्को को ऑक्सीजनेशन करने पे मजबूर कर दे रहा था। लेकिन अब देखो नेचर ने क्या किया कि एक ऐसा प्लांट्स इवॉल्व किया, ऐसे प्लांट्स का ग्रुप इवॉल्व किया जिसे हम C4 प्लांट्स कह रहे हैं, जिसमें दो तरह का क्लोरोप्लास्ट था। यानी दो तरह के क्लोरोप्लास्ट के पाए जाने को हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। क्लियर है? तो ये दो तरह के क्लोरोप्लास्ट में एक क्लोरोप्लास्ट था बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट और दूसरा क्लोरोप्लास्ट था मीजोफिल सेल क्लोरोप्लास्ट। दो तरह के, यानी बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट का कैरेक्टर अलग था और मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट का कैरेक्टर अलग था। ठीक है, तो अब देखिए जो बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट था
वो जनरली लार्ज था और ए ग्रैनल मतलब ग्रैना लगभग एब्सेंट था। क्या था? ग्रैना एब्सेंट था, ए ग्रैनल था विथ स्टार्च ग्रेन्स। भाई ग्रैना जब था ही नहीं, ए ग्रैनल था, ग्रैना एब्सेंट था, तो मतलब खाली स्ट्रोमा हुआ मतलब डार्क रिएक्शन होगा मतलब ग्लूकोज बनेगा, तो ग्लूकोज है तो एक्सेस ग्लूकोज कुछ स्टार्च ग्रेन्स के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट लार्ज होता है और ए ग्रैनल होता है। मतलब समझो ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रैना लगभग न के बराबर है। तो है क्या? सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा रीजन है। सिर्फ और सिर्फ क्या इसमें? स्ट्रोमा रीजन है। क्लियर है? चूंकि सिर्फ स्ट्रोमा रीजन है, इसका मतलब कि बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? सिर्फ डार्क रिएक्शन होगा, क्योंकि सिर्फ उसमें स्ट्रोमा है, ग्रैना है ही नहीं। और ग्रैना नहीं है तो लाइट रिएक्शन कैसे होगा? क्योंकि ग्रैना तो लाइट रिएक्शन में माने लाइट रिएक्शन तो ग्रैना में होता है। ठीक है, तो ग्रैना है ही नहीं, तो भाई अब ये हो गया कि डार्क रिएक्शन का तो जुगाड़ हो गया बंडल शीथ सेल में। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट रिएक्शन भी तो चाहिए, और लाइट रिएक्शन होता है मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। देखो एकदम डिफरेंशिएट हो गया कि मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन होगा और बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन होगा। तो जो लाइट रिएक्शन वाला ऑक्सीजन है वो रुबिस्को के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वही देखिए हुआ भी। तो ये देखिए जो मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट था वो स्मॉल होता है और ग्रैनल होता है, मतलब उसमें सिर्फ ग्रैना होता है, छोटा है एक तरह से समझो, और उसमें सिर्फ ये देखो ग्रैना पोर्शन होगा, सिर्फ ग्रैना पोर्शन होगा, स्ट्रोमा न के बराबर होता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ग्रैना पोर्शन होगा। तो चूंकि ये स्मॉल है, ग्रैनल है और सिर्फ इसमें ग्रैना है, इसका मतलब कि इसमें डार्क रिएक्शन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? इसमें होगा लाइट रिएक्शन। इसमें क्या होगा? लाइट रिएक्शन। ठीक है, इतना बात समझ में आया? तो ये जो दो तरह के क्लोरोप्लास्ट का पाया जाना है, यानी क्लोरोप्लास्ट डाईमॉर्फिज्म है, ये क्लोरोप्लास्ट डाईमॉर्फिज्म डिस्कवर हुआ बाय द डिस्कवरी ऑफ क्रेंज एनाटॉमी। ठीक है, तो इसी क्लोरोप्लास्ट डाईमॉर्फिज्म के पाए जाने को हम कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्लियर है? वैसे क्रेंज का मतलब होता है रिंग, ठीक है, तो क्रेंज एनाटॉमी जो टर्म यूज़ किया गया वो एक्चुअली यूज़ किया गया कि जो लीव्स होते हैं, जैसे लीव्स का जो वैस्कुलर बंडल है, देखो बंडल शीथ सेल क्या होता है वो थोड़ा समझ लो। अगर किसी भी लीफ का क्रॉस सेक्शन काटो ऐसे, ठीक, ये पत्ती का क्रॉस सेक्शन काटो, तो ये जो वैस्कुलर बंडल है, इस वैस्कुलर बंडल में देखो ऊपर की तरफ क्या होता है? जाइलम होता है, और नीचे की तरफ क्या होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है, तो ये जो वैस्कुलर बंडल आप देख रहे हो इसी वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ जो सेल्स सराउंड करती हैं, एक सेल्स का जो आप कह सकते हैं ग्रुप है जो इसको सराउंड कर रहा है वैस्कुलर बंडल को, उसी को हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। क्या बोलते हैं उसी को? बंडल शीथ सेल। एनाटॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन फिर से जान लीजिए यहाँ पे, यानी जो C4 प्लांट्स थे, उन C4 प्लांट्स में इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक बंडल शीथ सेल्स का गुच्छा था, और ये जो बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट थे वो कैसे थे? लार्ज ए ग्रैनल थे विथ स्टार्च ग्रेन, जिसमें सिर्फ डार्क रिएक्शन हो रहा था। क्लियर है? जबकि जो मीजोफिल सेल्स होंगे, वो मीजोफिल सेल्स कहाँ होंगे भाई? ये अगर एपिडर्मिस है तो इस एपिडर्मिस के नीचे ये जो लंबे लंबे सेल्स हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इस तरीके से, इसे हम मीजोफिल सेल्स कहते हैं। और मीजोफिल सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट थे वो कैसे थे भाई? मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट ग्रैनल विदाउट स्टार्च ग्रेन थे, जिसमें सिर्फ लाइट रिएक्शन हो रहा है, जबकि बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ क्या हो रहा था? डार्क रिएक्शन, क्योंकि वो ए ग्रैनल था। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही पूरा आधार है C4 प्लांट C4 साइकिल का। क्लियर है? तो क्रेंज एनाटॉमी थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रेंज एनाटॉमी का जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया है उसका क्या मतलब है? ठीक है, अभी मैंने बताया कि क्रेंज जनरली C4 प्लांट्स में क्रेंज एनाटॉमी पाया जाता है, और क्रेंज का मतलब होता है रिंग और व्रेथ।
वेस्ट माने भी गोला ही होता है, ठीक है। तो क्रेंज एनाटॉमी सिर्फ उसी बंडल शीथ सेल्स जो सराउंड कर रहे थे वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ, जो एक रिंग के फॉर्म में पाए जा रहे थे, उसी के लिए क्रेंज एनाटॉमी टर्म यूज किया जाता है, ठीक है। और दूसरे जो बंडल शीथ सेल्स के क्लोरोप्लास्ट थे वो अलग थे और मेसोफिल सेल के जो क्लोरोप्लास्ट थे उनका कैरेक्टर अलग था, यानी क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म। क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म मतलब क्या है? द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ सेल्स विच इज फर्दर सराउंडेड बाय मेसोफिल सेल्स, यानी बंडल सेल के चारों तरफ मेसोफिल सेल थे। एंड बोथ हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, यानी मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट अलग था और बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट अलग था, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है। यानी अगर लीफ का स्ट्रक्चर देखिए फिर से एक बार कि ये मान लीजिए अपर एपिडर्मिस है, ये मान लीजिए लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। तो ये मान लो अपर एपिडर्मिस और ये हो गया लोअर एपिडर्मिस, ठीक। और बीच में मान लो ये हो गया आपका वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल हो गया तो ऊपर की तरफ ये जाइलम हो गया और नीचे की तरफ फ्लोएम हो गया। तो इसमें इस वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ ये जो सेल्स हैं जो उसको सराउंड कर रही हैं वैस्कुलर बंडल को, इसी को हम बोलते हैं बंडल शीथ सेल। क्या बोलते हैं? बंडल शीथ सेल, ठीक है। और इस बंडल शीथ सेल के अलावा ये हो गए आपकी पैलिसेड सेल्स। क्या हो गई ये? पैलिसेड सेल्स, ठीक है। और ये आपकी स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा दोनों को ही हम मेसोफिल सेल्स कह रहे हैं। तो यानी बंडल शीथ सेल्स के चारों तरफ ये देखो जो ब्लू कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं क्या हैं? ये मेसोफिल सेल्स हैं। क्या हैं? मेसोफिल सेल्स हैं। तो मेसोफिल सेल्स के यानी ये सब क्या है? ये मेसोफिल सेल है और ये आपका बंडल शीथ सेल है। ये देखिए ये आपका क्या है? बंडल शीथ सेल, ठीक है। तो बंडल शीथ सेल और मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं। बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें सिर्फ डार्क रिएक्शन होता है, जबकि मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें लाइट रिएक्शन होता है, जिससे कि लाइट रिएक्शन के दौरान बनने वाला ऑक्सीजन डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले रुबिस्को एंजाइम के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। क्योंकि रुबिस्को के डायरेक्ट कांटेक्ट में अगर ऑक्सीजन आया ऑक्सीजन का चूँकि कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा क्योंकि फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो वो रुबिस्को एंजाइम क्या शुरू कर देगा? ऑक्सीजनेशन। और ऑक्सीजनेशन करेगा तो फोटो रिस्पायरेशन शुरू हो जाएगा। तो फोटो रिस्पायरेटरी लॉस को अवॉइड करने के लिए ये क्रेंज एनाटॉमी पाई जाती है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये रिंग बंडल शीथ सेल का जो क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म शो कर रहा है, इसी के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं? इसी के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्या यूज़ करते हैं? इसी के लिए हम क्रेंज एनाटॉमी यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए तो इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। C4 साइकिल ऑकर्स इन C4 प्लांट्स, ठीक है। C4 प्लांट्स जनरली जो होते हैं दे आर मेनली ट्रॉपिकल प्लांट्स, ठीक है। ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है। ये जनरली ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं और जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, यानी लेस वाटर कंडीशन में भी सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं। जनरली रेगिस्तानों में जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, वहाँ ये आसानी से ग्रो कर सकते हैं। यानी C4 प्लांट्स आर जनरली ट्रॉपिकल प्लांट्स, जीरोफिटिक प्लांट्स विच कैन ग्रो इवन इन हाई लाइट इंटेंसिटी। बहुत ज़्यादा लाइट है तब भी जी सकते हैं। एट लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन है, वहाँ भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। एट लो वाटर अवेलेबिलिटी, और वाटर स्ट्रेस कंडीशन है। जीरोफिटिक प्लांट्स मतलब रेगिस्तानी पौधे, तो वाटर की अवेलेबिलिटी अगर कम है तब भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। यानी हाई लाइट इंटेंसिटी, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और लो वाटर अवेलेबिलिटी के कंडीशन में भी ये C4 प्लांट्स सर्वाइव कर सकते हैं। मीन्स दे आर मेनली ट्रॉपिकल जीरोफिटिक प्लांट्स। क्लियर है? कुछ और फैक्ट्स समझते हैं C4 प्लांट्स के बारे में। C4 प्लांट्स जो होते हैं दे आर मोस्टली मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। जब क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर साइंटिस्ट ने ये माना है कि डाइकॉट प्लांट्स पहले आए और डाइकॉट से इवॉल्व होके मोनोकॉट प्लांट आए। डाइकॉट से इवॉल्व होके कौन आए? मोनोकॉट प्लांट आए, यानी मोनोकॉट प्लांट्स ज़्यादा इवॉल्व हैं। तो जनरली ज़्यादातर जो C3 प्लांट्स हैं वो डाइकॉट होते हैं और मोनोकॉट ज़्यादातर हैं वो क्या हैं? C4 प्लांट्स। तो इस बात को समझिए
कि मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट्स आर मोनोकॉट, लेकिन कुछ डाइकॉट भी हैं। मोस्ट ऑफ द C4 प्लांट्स आर मोनोकॉट। कुछ एग्जांपल भी देखिए दिया है, पूछ लेता है सीधे सीधे, कभी कभी याद कर लीजिए इसे। शुगर केन हो गया, मेज हो गया, साइप्रस हो गया, सॉर्गम हो गया, एट्रिप्लेक्स, ये सब के सब क्या हैं? C4 प्लांट्स। ठीक है, सिर्फ कुछ डाइकॉट हैं, फ्यू डाइकॉट विच आर C4 प्लांट्स। तो कुछ ऐसे डाइकॉट जो C4 प्लांट्स हैं वो याद कर लीजिए, क्योंकि ये एक तरह का एक्सेप्शन है। तो उसका एग्जांपल है यूफोर्बिया, एमरेंथस और चीनोपोडियम। ठीक है, ये एज ए फैक्ट आपको मेमोराइज करना है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक, तो चलिए एक बात समझ में आया कि भाई मोनोकॉट ज़्यादा एडवांस है और वैसे भी C4 एडवांस है। इसका मतलब ज़्यादातर जो C4 प्लांट्स हैं वो मोनोकॉट ही होते हैं, लेकिन कुछ डाइकॉट भी हैं जो C4 प्लांट हैं। ठीक, अब C3 से ही C4 आया, C3 प्लांट से ही C4 सोचो आया, C3 प्लांट से ही इवॉल्व होके कौन आया? C4 प्लांट्स। इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल आपके नेचर में मौजूद है। देखिए आप, एट्रिप्लेक्स एक प्लांट है, एट्रिप्लेक्स। इस एट्रिप्लेक्स प्लांट का आप देखिए, एक प्लांट है एट्रिप्लेक्स। क्या है? एट्रिप्लेक्स। अब देखो ये एट्रिप्लेक्स प्लांट की कुछ स्पीसीज C3 हैं और कुछ स्पीसीज C4 है। इसके देखिए एट्रिप्लेक्स की ज़्यादातर स्पीसीज जो है वो C3 प्लांट से, देखिए एट्रिप्लेक्स हेस्टेटा और एट्रिप्लेक्स पटूला। एट्रिप्लेक्स की ही दो स्पीसीज, ये देखिए ये दो स्पीसीज क्या हैं? ये दो स्पीसीज हैं C3 प्लांट्स। लेकिन एट्रिप्लेक्स की एक स्पीसीज एट्रिप्लेक्स रोजिया, ये एक C4 प्लांट है। ये क्या है? C4 प्लांट। यानी एट्रिप्लेक्स में ही देखिए आपको क्लियरली दिख रहा है कि एट्रिप्लेक्स जो है वो शुरुआत में क्या था? C3 प्लांट है, धीरे धीरे वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गया? C4 प्लांट में। यानी एट्रिप्लेक्स जो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीनस नेम है। ठीक है भाई, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में पहला जो शब्द है वो जीनस होता है। तो जो एट्रिप्लेक्स जीनस है उसके दो स्पीसीज हेस्टेटा और पटूला, एट्रिप्लेक्स हेस्टेटा और एट्रिप्लेक्स पटूला C3 प्लांट है। ठीक, और इसी एट्रिप्लेक्स की एक स्पीसीज एट्रिप्लेक्स रोजिया वो C4 प्लांट है। मतलब कहीं ना कहीं C3 प्लांट से ही C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए हैं। देखिए C3 प्लांट मेजॉरिटी में है, एट्रिप्लेक्स C3 से ही C4 प्लांट इवॉल्व हुआ है, ये एग्जाम्पल बताता है। तो ये एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, एट्रिप्लेक्स याद रहता है ऐसे। तो एट्रिप्लेक्स देखो यहाँ पे C4 में हम याद किए, लेकिन याद रखो कि एट्रिप्लेक्स C3 में भी है और C4 में भी है। उसकी स्पीसीज पे डिपेंड करता है कि C3 होगा कि C4। अगर एट्रिप्लेक्स हेस्टेटा या एट्रिप्लेक्स पटूला होगा तो वो C3 प्लांट होगा, अगर एट्रिप्लेक्स रोजिया होगा तो वो C4 प्लांट होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने देखा कि C3 से ही C4 प्लांट इवॉल्व हुए और C4 प्लांट्स ज़्यादा एडवांस होते हैं, ज़्यादा इफ़िशियंट होते हैं और उनमें एक खास तरह का एनाटॉमिकल फीचर पाया जाता है। बंडल शीथ सेल्स पाए जाते हैं जो वैस्कुलर बंडल को सराउंड करते हैं, और साथ साथ क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, जिसके लिए टर्म हम यूज़ करते हैं इन दोनों कैरेक्टर्स के लिए, क्रेंज एनाटॉमी। और क्रेंज का मतलब होता है रिंग, क्योंकि जो बंडल शीथ सेल्स हैं वो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक रिंग में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। चलिए अब C4 साइकिल को हम डिटेल में करते हैं। C4 साइकिल की ज़रूरत क्यों पड़ी है तो समझ में आ गया होगा। अब C4 साइकिल को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए C4 साइकिल को थोड़ा हम लोग समझते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा छोटा है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस फोटोसिंथेसिस चैप्टर में या रिस्पायरेशन चैप्टर में जितने भी साइकिल हैं, मैं पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन दे जरूर रहा हूँ। तो अगर साइकिल आप पूरा नहीं याद कर पा रहे हैं, देखिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आसान साइकिल है वो तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे C4 साइकिल आसान है, ये आप एकदम याद कर जाइए। C3 साइकिल में मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें स्किप करके आप उसको, जो NCERT वाला है वो साइकिल याद कर सकते हैं, वो छोटा है साइकिल। ठीक, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर साइकिल को कोरिलेट करके समझ लीजिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सवाल वहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए C4 साइकिल तो आसान है, इसको देखते हैं हम लोग। C4 साइकिल जो आप देख रहे हैं यहाँ बना हुआ है, तो C4 साइकिल आपको पहले ही बता दिया गया कि भाई C4 साइकिल जो होगा वो दो क्लोरोप्लास्ट में मिला के होगा, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में और बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में होगा। तो जैसे कि पहले ही हम बताए थे कि मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो कैसा होगा? मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट जनरली ग्रैनल होगा, यानी उसमें ग्रैना होगा। तो उसमें ग्रैना होगा मतलब उसमें
लाइट रिएक्शन होगा। ग्रेना होगा मतलब उसमें क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। क्या होगा, लाइट रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और जो बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट है ये ए ग्रैनल है, मतलब सिर्फ उसमें स्ट्रोमा रीजन मेनली है। इसका मतलब इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक बात समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, अब देखो लाइट रिएक्शन इस ग्रेना में, देखो इस लाइट रिएक्शन में ये ऑक्सीजन निकला। अब ये ऑक्सीजन इसी वाले मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में रह गया, और इस मीजोफिल क्लोरोप्लास्ट में देखिए रुबिस्को नहीं है, नो रुबिस्को नहीं है, तो ऑक्सीजनेशन यानी फोटो रिस्पायरेशन होने का कोई खतरा नहीं है। क्लियर है, इतना बात समझ में आया। लेकिन आप कहोगे सर भोजन बनाने के लिए एसिमिलेटरी पावर तो चाहिए, तो देखिए लाइट रिएक्शन के दौरान जो एसिमिलेटरी पावर यानी एटीपी और NADPH2 बना, वो एटीपी और NADPH2 थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन किसमें ट्रांसपोर्ट करके पहुंच जाता है, इस बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में। देखिए पहुंच गया यहाँ पे, तो एसिमिलेटरी पावर का भी काम हो गया कि एसिमिलेटरी पावर भाई ग्लूकोज बनाने के लिए चाहिए, तो एसिमिलेटरी पावर लाइट रिएक्शन वाला यहाँ पहुँच गया। लेकिन ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, ऑक्सीजन डिफ्यूज करके वहाँ नहीं पहुँचता। क्लियर है, तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है, तो अब ये जो रुबिस्को एंजाइम है यहाँ पे बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में, इस रुबिस्को को ऑक्सीजन का कोई साथ मिलेगा ही नहीं, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ये ऑक्सीजनेशन यानी फोटो रेस्पायरेशन नहीं करेगा। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग। तो इतना समझ में आ गया, क्लियर है। अब इतना समझ गया तो अब हो क्या रहा है इस प्रोसेस में, यानी C4 साइकिल में, वो देख लेते हैं। तो C4 साइकिल में जो कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, वो है फॉस्फोइनाल पाइरुवेट, PEP। PEP का फुल फॉर्म क्या है, फॉस्फो, पूछता है ये, याद कर लीजिए, फॉस्फोइनाल पाइरुवेट। क्या है, फॉस्फोइनाल पाइरुवेट। ठीक, तो ये जो फॉस्फोइनाल पाइरुवेट या PEP है, यही PEP कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, यूटिलाइज करता है इन प्रेजेंस ऑफ पेप्को एंजाइम। यहाँ जो कार्बोक्सिलेशन के लिए एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है मीजोफिल सेल में, बहुत पूछता है, मीजोफिल सेल में जो एंजाइम कार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करने में यूज़ हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन में यूज़ हो रहा है, वो है पेप्को एंजाइम। यानी इन प्रेजेंस ऑफ पेप्को एंजाइम PEP फॉस्फोइनाल पाइरुवेट इट यूज कार्बन डाइऑक्साइड and transform into first stable compound, that is oxaloacetic acid, a 4 carbon compound, that is oxaloacetic acid, a 4 carbon compound. That's why this cycle is known as C4 cycle। इसी oxaloacetic acid के बनने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं C4 साइकिल। क्लियर है, जबकि याद करिए कैल्विन साइकिल में 3 कार्बन कंपाउंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा था। यहाँ फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड क्या बन रहा है, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। यहाँ पहली बार कार्बोक्सिलेशन करने में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है, पेप्को एंजाइम। क्लियर है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को कौन ले रहा है, PEP। वहाँ कौन ले रहा था, C3 प्लांट्स में RUBP ले रहा था। ठीक, वहाँ कार्बोक्सिलेशन में कौन सा एंजाइम था, रुबिस्को। तो ये अंतर आप अपने दिमाग में बिठाए रहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब ये जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड था ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। ठीक है, और ये मैलिक एसिड जो कि मीजोफिल सेल में बन रहा है कहाँ बन रहा है, मीजोफिल सेल में, ये पहुंच जाता है ट्रांसपोर्ट होके थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पहुँच जाता है, बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में। देखिए मैलिक एसिड बन गया। तो पूछ सकता है कि भाई मैलिक एसिड C4 साइकिल में कहाँ बनता है, तो मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में। जो पहुँच कहाँ गया, जो पहुँच गया बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, अब बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में ये जो मैलिक एसिड है, ये मैलिक एसिड जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है, ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और ये पायरुविक एसिड देखिए एक 3 कार्बन कंपाउंड है, यानी 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड से 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड बना। तो जब चूंकि 4 कार्बन कंपाउंड से 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड बन रहा है, यानी एक कार्बन
यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज होता है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को जो बंडल शीथ सेल के अंदर पाया जा रहा है रुबिस्को एंजाइम। ध्यान दीजिए, एक चीज़ यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि C4 प्लांट्स में रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। C4 प्लांट्स में भी रुबिस्को होता है, क्योंकि बिना रुबिस्को के ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होगा, ये बात समझे रहिएगा, ठीक है। तो इसलिए रुबिस्को देखिए यहाँ C4 प्लांट्स के बंडल शीथ सेल के क्लोरोप्लास्ट में है, और यही रुबिस्को अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके C3 साइकिल के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कर देता है कन्वर्ट। यानी यहाँ एकदम भ्रम मत पालिएगा कि C4 प्लांट्स में C3 साइकिल नहीं होता है। C4 प्लांट्स में C3 साइकिल भी इंक्लूडेड है, ये ध्यान रहे, ठीक है। C4 प्लांट्स में C4 साइकिल में C3 साइकिल भी इंक्लूडेड है, क्योंकि C3 से ही फाइनली ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। C3 से ही फाइनली ग्लूकोज बन रहा है, क्लियर है। तो अगर यहाँ देखिए तो इस C4 साइकिल में 2 बार कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। एक बार कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर रहा है पेप्को, और दूसरी बार इस कार्बन डाइऑक्साइड को बंडल शीथ में कौन फिक्स कर रहा है? रुबिस्को एंजाइम। यानी C4 साइकिल में पेप्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करता है मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट में, जबकि रुबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करता है बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में। यानी पेप्को और रुबिस्को दोनों C4 प्लांट्स में इन्वॉल्व होता है, C4 साइकिल में इन्वॉल्व होता है, हैच एंड स्लैग साइकिल में इन्वॉल्व होता है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपने देखा कि C4 प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है, क्रैनजेनोटॉमी पाई जाती है। 2 तरह के क्लोरोप्लास्ट हैं। मेसोफिल सेल का जो क्लोरोप्लास्ट है वो स्मॉल और ग्रैनल है, जिसमें सिर्फ लाइट रिएक्शन हो रहा है। बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट लार्ज और ए ग्रैनल है, मतलब सिर्फ उसमें क्या होगा? डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी यहाँ अगर देखो तो इसमें क्या हो रहा है? सिर्फ हो रहा है यहाँ लाइट रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? लाइट रिएक्शन। और यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हमेशा बहुत पूछता है क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म क्या है, या बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, या मेसोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा। तो याद करने का तरीका मैं फिर से बता रहा हूँ। मेसोफिल सेल में लाइट रिएक्शन होगा, लाइट रिएक्शन के लिए चाहिए ग्रैना। तो याद करो, मेसोफिल का जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो ग्रैनल होगा। क्या होगा? ग्रैनल। तो स्मॉल और ग्रैनल होगा। बंडल शीथ सेल याद करो, उसमें सिर्फ डार्क रिएक्शन होता है। तो बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट में सिर्फ डार्क रिएक्शन होगा, मतलब उसमें सिर्फ चाहिए स्ट्रोमा, मतलब ग्रैना नहीं चाहिए, इसलिए उसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा? लार्ज एंड ए ग्रैनल। बस यही याद करने का तरीका है, ठीक है। और कोई तरीके से आप याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अल्टीमेटली आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो इस तरीके से C4 साइकिल आपने देखा। अब जो मेन पॉइंट्स मैंने बताया है उसको पॉइंट्स के फॉर्म में सिर्फ मैंने लिख दिया है, आपको सब मैंने एक्सप्लेन किया, सिर्फ मैं पढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इज PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, बिल्कुल ठीक है। एंड कार्बोक्सिलेशन इज परफॉर्म्ड बाय पेप्को, ठीक है। PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं? पेप्को एंजाइम भी कहते हैं। तो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम इज कॉल्ड पेप्को एंजाइम। कहाँ होता है ये? इन मेसोफिल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, इसी को हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोलते हैं, इसीलिए हम इसे DCA साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। शुरू में ही देखा था हमने नाम में। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड ट्वाइस इन C4 प्लांट्स। देखिए यहाँ 2 बार जो है कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है। एक बार मेसोफिल सेल में CO2 ऑफ एटमॉस्फेयर इज इनिशियली फिक्स्ड इन मेसोफिल सेल, बट ग्लूकोज फॉर्मेशन ऑकर्स इन बंडल शीथ सेल, क्योंकि बंडल शीथ सेल में ही डार्क रिएक्शन हो रहा है, तो ग्लूकोज कहाँ बनेगा? सिर्फ बंडल शीथ सेल में बनेगा। तो 2 बार फिक्सेशन हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, एसिमिलेटरी पावर माइग्रेट फ्रॉम मेसोफिल सेल। भाई मेसोफिल सेल से क्यों एसिमिलेटरी पावर जा रहा है? क्योंकि मेसोफिल सेल में क्या होता है? लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में ही एसिमिलेटरी पावर बनती है। तो इस लाइट रिएक्शन में बनने वाली मेसोफिल में एसिमिलेटरी पावर कहाँ ट्रांसफर होकर चली जाती है? बंडल शीथ सेल में, क्योंकि बंडल शीथ सेल में क्या होता है? डार्क रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 2 टाइप ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम, 2 कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसमें इस्तेमाल हो रहा है। पेप्को कहाँ इस्तेमाल होगा? मेसोफिल सेल में। रुबिस्को कहाँ इस्तेमाल होगा? बंडल शीथ सेल में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं,
ये सारे पॉइंट्स देखिए, अब सिर्फ पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं, बाकी C4 साइकिल आपको मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया। अब ये सारे समझो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, ठीक। नेक्स्ट देखिए, C4 प्लांट्स हैव लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा है। और इसका CO2 कंपनसेशन पॉइंट 8 to 10 ppm होता है, ठीक। ppm का फुल फॉर्म होता है पर पार्ट मिलियन, लिख लीजिए इसे, इसका फुल फॉर्म होता है पर पार्ट मिलियन, ठीक है। तो 8 से 10 ppm जो CO2 का कंसंट्रेशन है, उस CO2 के कंसंट्रेशन पे आपका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पायरेशन के बराबर हो जाता है। भाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट क्या है, बताया था अभी पिछले लेक्चर में, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर एट विच रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पायरेशन, यानी CO2 का वो लेवल जिस पर फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पायरेशन के रेट के बराबर हो जाए, ठीक है। तो यानी 8 से 10 ppm पे C4 प्लांट्स में CO2 यानी फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पायरेशन के रेट के बराबर हो जाता है, ठीक है। जबकि वही C3 प्लांट्स में ये CO2 कंपनसेशन पॉइंट 25 से 100 ppm होता है, यानी 25 से 100 ppm पे C3 प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पायरेशन के बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि C4 प्लांट्स में लो CO2 कंपनसेशन पॉइंट है, जबकि C3 प्लांट्स में हाई CO2 कंपनसेशन पॉइंट है। एक डिफरेंस में हम इसे लिखते हैं तो याद कर जाइए, कभी कभी ये वैल्यू पूछ लेता है, ठीक है, कि CO2 कंपनसेशन पॉइंट C4 प्लांट्स में कितना है 8 to 10 ppm और C3 प्लांट्स में कितना है 25 to 100 ppm। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो वारबर्ग इफेक्ट। भाई यहाँ वारबर्ग इफेक्ट तो तब होता है ना जब फोटो रेस्पायरेशन होगा, चूँकि यहाँ कोई फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है इसलिए कोई वारबर्ग इफेक्ट नहीं होगा, और चूँकि फोटो रिस्पायरेशन नहीं है इसलिए C4 प्लांट्स क्या होंगे मोर इफिशिएंट, क्या होंगे मोर इफिशिएंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स। अब देखिए C3 साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए था, C3 में एक ग्लूकोज बनाने के लिए आपको चाहिए था 12 NADPH2 और प्लस 18 ATP, ठीक है। तो यहाँ एक ग्लूकोज C4 में एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितना एसिमिलेटरी पावर चाहिए, तो भाई C4 में आपने देखा C3 तो है ही, मतलब इतना तो चाहिए ही, इतना तो आपको 12 NADPH2 और 18 ATP चाहिए ही, प्लस इसमें 12 ATP और जोड़ दो, 12 ATP इसमें और जोड़ दो, ठीक है। यानी C4 प्लांट्स में एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 और 18 कितना हो गया 30, यानी 30 ATP और 12 NADPH2 की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। देखिए तो वही लिखा है पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर्स 30 ATP एंड 12 NADPH2, और 30 ATP और 12 NADPH2 को मेंटेन करने के लिए 6 नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा और 12 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करने पड़ेगा, तभी आपकी ये 30 ATP और 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। भाई 6 नॉन साइक्लिक में आपका क्या हो जाएगा 12 NADPH2 और 6 ATP। अब बचा कितना, बचा 30 में से 6 निकाल दीजिए तो यानी 24 ATP और चाहिए, तो 24 ATP के लिए आपको 12 साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करा दीजिए। तो ये आपको 6 नॉन साइक्लिक और 12 साइक्लिक से आपको ये एसिमिलेटरी पावर मिलता है, ठीक है। उसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है वो ये है, नहीं लास्ट पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनरली जो C4 प्लांट्स होते हैं ये ट्रॉपिकल हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, तो ये जो हैं ये हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, यानी इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी वो ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब वो टेम्परेचर जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो। तो C4 प्लांट्स में 30 से 45 डिग्री सेल्सियस पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा होता है, ठीक है। जबकि C3 प्लांट्स में ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कम है, यानी C3 प्लांट्स 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अच्छा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ज़्यादा तेज फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्लियर है। तो हमने देखा ही था कि भाई C4 प्लांट्स ट्रॉपिकल और जीरोफिटिक नेचर के होते हैं, मतलब हाइयर रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये एक फैक्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप सोचिए तो
C3 प्लांट्स से ज़्यादा एडवांस हैं C4 प्लांट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप टोटल अगर रेशियो देखें तो आज के समय में अभी भी पृथ्वी पर C3 प्लांट्स ज़्यादा हैं, C4 कम है। मतलब अभी भी C3 डोमिनेट कर रहे हैं, अभी भी C3 क्या कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। जबकि हमने पढ़ा C4 साइकिल के हिसाब से देखा जाए तो भाई C4 ज़्यादा एडवांस लग रहा है। क्यों एडवांस लग रहा है? क्योंकि C4 साइकिल करने की वजह से पौधा फोटो रेस्पिरेटरी लॉस से बच जा रहा है, तो इसीलिए देखिए C4 प्लांट्स ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो ज़्यादा एफिशिएंट होने के बावजूद, एडवांस होने के बावजूद भी C3 प्लांट ही देखो डोमिनेट कर रहा है। मतलब अभी कुछ ना कुछ फ्लॉ है, कुछ कमी है, जिसकी वजह से ये C4 प्लांट डोमिनेट नहीं कर पाया। इसका जवाब आपको इस पॉइंट में छुपा हुआ है, ठीक है। तो पहले समझिए कि जनरली जो ये C3 प्लांट्स हैं, ठीक है, और ये हो गए C4 प्लांट्स, तो C4 प्लांट्स जनरली इनका जो सैचुरेशन पॉइंट है, देखिए ये अभी जो एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन का जो लेवल है वो मान लीजिए 0.04%। तो 0.04% पे C4 प्लांट्स सैचुरेट हैं। यानी अब 0.04% से अगर हम बढ़ाएं कार्बन डाइऑक्साइड, इससे ज़्यादा करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस C4 प्लांट्स में इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब C4 प्लांट्स सैचुरेटेड हैं, CO2 बढ़ाने से भी उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं बढ़ेगा। जबकि C3 प्लांट्स वहीं पे, C3 प्लांट्स की एक खासियत है कि इसमें जो सैचुरेशन पॉइंट आता है वो आता है 0.05% ऑफ CO2 पे। ध्यान दीजिए, यानी एटमॉस्फेयर में अभी अगर CO2 बढ़ेगा तो C3 प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। और हमें मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, जो कंबस्शन हम ढेर सारा कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, उसमें ढेर सारा CO2 निकल रहा है। तो ढेर सारा जो CO2 निकल रहा है, ग्रीन हाउस गैस निकल रहा है, उसकी वजह से लगातार एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, C3 प्लांट्स का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, जबकि C4 प्लांट्स का रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई चेंज नहीं, कोई इंक्रीज नहीं, जिस रेट से कर रहे थे वही कर रहे थे। तो सोचिए कि ये जो C3 है जिनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है, तो ऐसा अनुमान है वैज्ञानिकों का कि हो सकता है कि अगले 20-40 साल में ये जो C3 प्लांट्स हैं ये एफिशिएंट होते होते, क्योंकि C4 जहाँ था वहीं है, भले आज के समय में C4 मोर एफिशिएंट है सोचो, लेकिन CO2 बढ़ रहा है तो C4 में कोई एफिशिएंसी मतलब फोटोसिंथेसिस में इंक्रीज नहीं हो रहा। लेकिन C3 आज लेस एफिशिएंट है, लेकिन C3 में फोटोसिंथेसिस रेट बढ़ रहा है CO2 के बढ़ने से। तो सोचो कि C4 जहाँ था वहीं है, जबकि C3 धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो हो सकता है अगले 20 से 40 साल में वो C4 प्लांट से ज़्यादा एफिशिएंट हो जाए, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। क्लियर है ना? तो इसी वजह से शायद ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन शायद ये लॉजिकल अप्रोच ये एक्सप्लेन करता है कि शायद यही वजह है कि C4 प्लांट्स अभी भी अर्थ पे डोमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। और ये ब्यूटीफुल कंक्लूजन सिर्फ और सिर्फ आपको NCERT में मिलेगा। ये आपको बताता है कि NCERT कितनी डेप्थ में लिखी जाती है, ठीक है। चलिए इस पॉइंट को मेंशन करते हैं हम। At present level of CO2 concentration, that is 0.04% or 0.038%, C4 plants are saturated. C4 saturated है, means with increase of CO2 in atmosphere there is no increase of photosynthesis, यानी C4 में कोई photosynthesis में increase नहीं होना है। But in future due to more emission of CO2, भविष्य में चूँकि CO2 बढ़ता जा रहा है, लेवल ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, लेवल ऑफ CO2 इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर, तो CO2 बढ़ेगा। और जब CO2 बढ़ेगा एटमॉस्फेयर में, तो ये जो C3 प्लांट्स हैं दे बिकम मोर इफिशिएंट देन THAN यहाँ कर लीजिए, देन C4 प्लांट्स, दे बिकम मोर इफिशिएंट देन C4 प्लांट्स। क्लियर है? तो इन फ्यूचर हो सकता है कि C3 फिर से एफिशिएंट हो जाए C4 से, ठीक। इट मीन्स, देखिए आगे लिखा है, इट मीन्स C3 साइकिल, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, C3 साइकिल इज कॉमन इन बोथ
C3 प्लांट्स एंड C4 प्लांट्स, यानी C3 साइकिल तो C3 और C4 दोनों में होगा, तो ये तो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, चलिए तो ये आपका C4 साइकिल कंप्लीट हो गया, हैच एंड स्लैग साइकिल कंप्लीट हो गया। क्लियर है। तो C3 प्लांट से C4 प्लांट्स क्यों इवॉल्व हुए, मेन यही आपको समझना है। करेंजिया एनाटॉमी समझना है, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिज्म क्या है ये समझ लेना। अगर आपने ये समझ लिया कि क्यों लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन अलग अलग होना है और क्यों होना है, रूबिस्को के डुअल नेचर की वजह से, कि भाई फोटोलिसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकल रहा था उस ऑक्सीजन को किसी तरीके से हम रूबिस्को के पास तक ना पहुंचाएं, यानी हमको क्या करना था, किसी तरीके से रूबिस्को को अलग और ऑक्सीजन इवॉल्विंग सिस्टम को अलग। तो वही किया C4 प्लांट्स ने। C4 प्लांट्स ने ऑक्सीजन इवॉल्विंग सिस्टम किस में इवॉल्व कर लिया, किसके क्लोरोप्लास्ट में, मीजोफिल सेल के। ठीक है, जबकि रूबिस्को का इस्तेमाल उसने किस में किया, बंडल शीथ सेल के। ठीक है, तो ये क्रेंज एनाटॉमी में ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है। तो इस तरीके से आपका C4 प्लांट्स या C4 साइकिल या हैच एंड स्लैग साइकिल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कैम प्लांट्स और कैम साइकिल।